जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम प्रशांत और आप सबका दोबारा स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस अप्रोच पे। काफ़ी लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है क्योंकि बीच में थोड़ा सा इनएक्टिव रहा काफ़ी लंबे समय तक चैनल। लेकिन अब एक प्रयास है कि कुछ जीएस के सब्जेक्ट्स जो कि कॉमन होते हैं वनडे एग्जामिनेशंस में, उन सबको कंप्लीट सीरीज में आप लोगों को कराऊंगा। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा इसमें पर्यावरण विज्ञान, जो कि मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता था, तो वहाँ भी मेरा एक कॉमन सब्जेक्ट रहा है ये। साथ में सभी बैचेस में लगभग मैंने लिया है। तो पर्यावरण विज्ञान से मैं शुरू करूंगा और उसके बाद पैरेलली मैं एक साइंस की सीरीज लेकर आऊँगा। फिजिक्स से शुरू करेंगे और वनडे एग्जामिनेशंस के लिए आई थिंक ये कंप्लीट पैकेज होगा। आपको कहीं से और कोई डेटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसके लिए आप एक मेरी वीडियो जो मैंने अपलोड की है इससे पहले चैनल पे, और वो आप देख सकते हैं। उसमें सजेशंस वगैरह आपको सब मिल जाएंगे कि किस तरीके से वनडे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए किसी भी एग्जाम को लेकर कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से पुटअप होते हैं क्वेश्चंस। बहुत कॉमन क्वेश्चन कुछ वो फ्लो में पूछता है हर एक एग्जाम में, और उन सबको हम कवर करते हुए चलेंगे। उम्मीद ये रहेगी कि आज के लेक्चर के बाद आप जहाँ से भी आपको कुछ डेटा मिलता है, जहाँ से भी क्वेश्चंस मिलते हैं इस चैप्टर के, तो वो आप क्वेश्चंस उठाइए और रैंडम जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं गूगल से, किसी बुक से, वो आप देखिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना आज मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा उससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आप कनेक्ट ना कर पाए। ठीक है, तो चलिए, पर्यावरण विज्ञान या पर्यावरण अध्ययन एक बहुत कॉमन सब्जेक्ट है जो आजकल हर वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है और इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पर्यावरण विज्ञान में बेटा अगर हम देखें तो आपको किसी भी बुक में जो चैप्टर्स की इंडेक्स मिलता है उसमें सबसे पहले पर्यावरण यानी एनवायरमेंट, पारिस्थितिकी इकोसिस्टम, बायोम व जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रदूषण पॉल्यूशन, हरित हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन परत क्षय ओजोन लेयर डिप्लीशन, और कुछ इनसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। बेसिकली ये है क्या? बेसिकली ये जो आप चार चैप्टर्स देख रहे हैं आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये हमें बताते हैं कि हमारा पर्यावरण क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, और उस सबको डिस्क्राइब करते हैं इन चार चैप्टर्स के अंदर। उसके बाद ये जो तीन चैप्टर्स आप देख रहे हैं ये उस पर्यावरण पे जो चेंजेस आए हैं उसमें उन सबको ये अपने आप में एक तरीके से वर्णित करता है। और उसके बाद ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये एक तरीके से रेमेडीज हैं इन इफेक्ट्स को अपने पर्यावरण पे कम करने के लिए। और साथ में बेटा उसके बाद जो निकल के आता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, यानी कि जो रेमेडीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास और क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो आज इन सब चैप्टर्स में मैं ये क्योंकि इंटरकनेक्टेड है इसकी पूरी थोड़ा लंबी सीरीज होगी। मैं आज आपको इसमें से एक छोटा सा टॉपिक ओजोन लेयर डिप्लेक्शन कराऊंगा। ओजोन लेयर डिप्लेशन एक एक्चुअली इसमें क्या है कि बेटा फैक्चुअल कंटेंट ज़्यादा होता है तो आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर कुछ आपको लगता है कि इस वीडियो में किसी तरह की कोई आपको दिक्कत महसूस होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट जो भी लेक्चर्स की सीरीज इसमें कनेक्ट करूँगा आगे तो उसमें मैं सुधार कर सकूँ। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। ओजोन परत या ओजोन लेयर। ओजोन एक गैस है जो हमारे वायुमंडल में बेटा प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाती है, गंधयुक्त, इसमें गंध होती है और इसका जो कलर होता है बेटा वो ब्लू कलर होता है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो O3 होता है। ठीक है, इसकी जो खोज की थी बेटा 1913 में की थी चार्ल्स फैब्री व हेनरी बुसोन ने। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ से सीधा बेटा यहाँ पे आते हैं। ये बेटा हमारी अर्थ है, ये भूमध्य रेखा है। अर्थ की चारों तरफ होता क्या है कि भूमध्य रेखा किसी तरह का, जिसको इक्वेटर भी बोलते हैं या विषुवत रेखा बोलते हैं, एक इमेजिनरी लाइन है। जैसे अगर कोई हमारे पास एक कोई भी फ्रूट है, एप्पल है, एप्पल की चारों तरफ अगर हम एक धागे को बांध दें तो इस तरीके से भूमध्य रेखा हम मानते हैं पृथ्वी की चारों तरफ। ये बेटा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी की चारों तरफ जो एक एटमोस्फेयर है हमारा, इस एटमोस्फेयर की परतों को हमने अपने हिसाब से उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से बांटा है, डेंसिटी बेसिस पे बांटा है, और साथ में बेटा हमने इसको टेम्परेचर वेरिएशन के आधार पर बांटा है। तो आज केवल हम दो परतों की बात करेंगे क्योंकि ये पूरा वायुमंडल जो एक चैप्टर है ये ज्योग्राफी का कंटेंट है।
तो हम अपने हिसाब से जितना हमें ओजोन लेयर के लिए चाहिए उसकी बात करेंगे। तो बेटा सबसे पास की परत क्या आती है, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर, और ये 12 से 18 किलोमीटर तक वेरी करती है अर्थ की आउटर सरफेस से। कहने का ये मतलब है जहां पर हम खड़े जमीन से, यहाँ से 12 से 18 किलोमीटर तक कुछ जगह 12 किलोमीटर, कुछ जगह 13, कुछ जगह 18, इस तरीके से ये जो है क्षोभ मंडल पाया जाता है। ठीक है, इसमें वेरिएशन जो होते हैं ड्यू टू द चेंज इन ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, उसके बाद की जो परत है बेटा वो कहलाती है समताप मंडल, और इसको स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आपको ये मैंने हिंदी साथ में लिख के इसलिए दिया है क्योंकि कई बार आपके जो वनडे एग्जाम होते हैं वो ज्यादातर हिंदी माध्यम के जो छात्र होते हैं यूपी वाले, तो वो समझ नहीं पाते हैं क्योंकि वो एग्जाम में इसी तरीके से पूछ लेंगे ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल ना देखे। ठीक है, तो आप करेक्ट कर पाएंगे। तो जो समताप मंडल है बेटा ये 50 किलोमीटर है पृथ्वी की सतह से। इन दोनों सतहों के जो लेयर्स है इनके जंक्शन पे एक लेयर पाई जाती है ओजोन गैस की, इस वाली गैस की। ठीक है, जिसका 90% हिस्सा समताप मंडल में बेटा और 10% हिस्सा बेटा क्षोभ मंडल में है। जो समताप मंडल में 90% है उसको हम बोलते हैं गुड ओजोन, क्योंकि बेटा ये जो पराबैंगनी विकिरण है उसको एक तरीके से एब्जॉर्ब करता है, ये आप कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में ब्लॉक कर देता है। ठीक है, और जो पराबैंगनी विकिरण है उसको अभी हम आगे समझेंगे। दूसरा क्या है बेटा, जो 10% हिस्सा है वो क्षोभ मंडल में पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं बैड ओजोन। और बैड ओजोन ये एक तरीके से प्रदूषक सहायक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि ये बेटा पैन फॉर्मेशन, पेरोक्सी एसिडिल नाइट्रेट फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है लोअर एटमॉस्फेयर में। ठीक है, पैन क्या है, पैन के बारे में हम जो एक पॉल्यूशन वाला चैप्टर इसी में पढ़ेंगे, ये वाला इसमें हम समझेंगे इसके बारे में, क्योंकि आजकल इसकी फुल फॉर्म, इसके जो कंपोजिशन है उसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, वापस बेटा हम दोबारा यहीं पे आते हैं। तो जो ओजोन गैस है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखते हैं। ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, तो जो सूर्य का प्रकाश है बेटा, सूर्य के प्रकाश में एक कंपोनेंट होता है या फिर एक तरीके से एनर्जी पैकेट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं फोटोन। जीरो मास होता है इनका और ये एनर्जी फॉर्म में होते हैं। जब ये फोटोन इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो इसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, उसके बाद ये जो ऑक्सीजन का एक एलिमेंट है ये एटमॉस्फेयर में और जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करके ओजोन बनाता है, और इसी तरीके से ये फॉर्मेशन चलता रहता है। ओजोन लेयर वायुमंडल में बेटा प्राकृतिक रूप से बनती भी रहती है और टूटती भी रहती है। ये आप ऐसे समझिएगा, मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं कि बेटा ये अगर अर्थ है और ये सन है, तो आप इतना समझ पा रहे होंगे कि जो सन की लाइट है वो अर्थ के आधे हिस्से पर ही आएगी, कवर करेगी। तो जब तक ये लाइट रहेगी तो यहाँ पे ओजोन का फॉर्मेशन होता रहेगा, और यहाँ पे जो ओजोन लेयर है वो ब्रेक होती रहेगी। और जैसे जैसे अर्थ रोटेट करना शुरू करेगी तो यहाँ से ओजोन का, अर्थ ने रोटेट किया यहाँ, तो जब ये पॉइंट है वो यहाँ आ गया, तो जब यहाँ आ गया तो ओजोन लेयर यहाँ पे ब्रेक होना शुरू हो गई। और यहाँ पे जो ओजोन लेयर ब्रेक हो रही थी, जब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, सपोज करो ये बी पॉइंट है, तो यहाँ पे ओजोन फॉर्मेशन दोबारा शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से प्राकृतिक रूप से बनती रहती है और टूटती रहती है। ओजोन लेयर की जो मोटाई है बेटा वो डॉप्सन यूनिट में नापते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, मैं इस लेक्चर के बाद आपको जो एग्जाम की कॉमन क्वेश्चन है वो भी एक बार आपको मैं बोल के बता दूंगा। डॉप्सन यूनिट में पूछता है, सॉरी डॉप्सन यूनिट में ओजोन लेयर की मोटाई को मापा जाता है। और जो एक डिवाइस होती है डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर, उसके थ्रू हम ये मापते हैं। ठीक है, एक डॉप्सन यूनिट जो है वो बेटा बराबर होता है 0.01 mm ऑफ प्योर ओजोन एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो प्योर ओजोन की थिकनेस 0.01 mm अगर है तो हम उसको बोलते हैं बेटा एक डॉप्सन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, दोबारा हम वापस यही आते हैं कि हम जो समताप मंडल वाला 90% ओजोन था हम उसको गुड ओजोन क्यों बोल रहे थे। होता क्या बेटा, ये जो सन है, सन से जो हमें प्रकाश मिलता है, इसका जो स्पेक्ट्रम होता है अगर मैं उसको थोड़ा सा वाइड करके देखूं तो इसमें एक पराबैंगनी विकिरण यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशन मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये पाया जाता है। इस यूवी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को भी अगर मैं थोड़ा सा और ब्रॉड करूं तरंग दैर्ध्य के आधार पर यानी वेवलेंथ के आधार पर, तो इसके 3 पार्ट होते हैं, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। ठीक है, यूवी सी की जो तरंग दैर्ध्य होती है बेटा वो सबसे कम होती है, यूवी सी की सबसे कम होती है। और क्योंकि बेटा इसकी वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य सबसे कम है तो इसकी जो पेनिट्रेशन होगा
किसी भी चीज को भेदने की क्षमता, वो इसकी बेटा सबसे ज्यादा होगी। और इसी वजह से ये मोस्ट डेंजरस होती है। सूर्य से निकलने वाला कौन सा पराबैंगनी विकिरण सबसे हानिकारक है? यूवीसी, ठीक है बेटा। लेकिन ये अगर इस स्पेक्ट्रम के क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो यूवीसी केवल 3 से 4% होता है, यूवीबी लगभग 92% होता है और यूवीए भी 3 से 4% होता है। तो जो ओजोन लेयर हमारी पृथ्वी की चारों तरफ है, जैसे एक संतरे पे छिलका चारों तरफ होता है, इसी तरीके से ओजोन लेयर भी चारों तरफ है। तो उस ओजोन लेयर के द्वारा यूवी ए और सी को लगभग कंप्लीटली सोख लिया जाता है। तो ये मोस्ट डेंजरस है। एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना। सूर्य से निकलने वाला या सन से मिलने वाला सबसे हानिकारक पराबैंगनी विकिरण यूवीसी, लेकिन बेटा अर्थ पे तो पहुंच ही नहीं रहा है। अर्थ पे जो थोड़ा बहुत अगर पहुंचता है फिल्टर होके तो वो पहुंचेगा यूवीबी। और जब बेटा यूवीबी पहुंचता है तो पृथ्वी पर जीवों के लिए, क्योंकि वो अर्थ पे आ गया, तो पृथ्वी पर जीवों के लिए सबसे हानिकारक कौन सा होगा? यूवीबी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान देंगे, पृथ्वी पर यूवीबी और सूर्य से निकलने वाला यूवीसी, ठीक है। अब ये बेटा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है, इसके जो हानिकारक प्रभाव है वो देखते हैं। 3 हानिकारक प्रभाव मेनली हम काउंट करते हैं। सबसे पहले बेटा जीन म्यूटेशन, जीन में बदलाव। और जीन म्यूटेशन बेटा बहुत, आप आजकल आपने सुना होगा, जो कोविड वायरस है, कोविड वाला फेज आया था अभी, तो उसमें म्यूटेशन वर्ड आपने काफी सुना होगा कि कोविड वायरस जो है अपने आप को म्यूटेट कर रहा है। और आपने उसके म्यूटेशन के फैक्ट देखे हैं कि सबसे पहले अल्फा, बीटा और फिर डेल्टा अपने यहाँ जो है उसने कितनी तबाही मचाई, और उसके बाद ओमिक्रॉन। तो बेटा ये म्यूटेशन, और अगर ये इंसानों में या फसलों में या पौधों में अगर होने लगे बेटा, तो ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं। जानवरों में अगर होने लगे, ठीक है, जीन म्यूटेशन की क्षमता रखता है ये। दूसरा बेटा स्किन कैंसर, ठीक है। और तीसरा बेटा पौधों की वृद्धि में कमी करता है, उसको रोकता नहीं है। सपोज करो जैसे हमारे यहाँ गेहूं की फसल होती है, तो गेहूं की जो फसल है बेटा वो कब होती है? हम नवंबर में बोते हैं और लगभग मार्च में काट लेते हैं, 4-5 महीने में। लेकिन अगर वही फसल 7-8 महीने में हमें मिलने लगे तो ऑब्वियसली बात है कि फूड क्राइसिस आएगा, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है पूरी उस पर। तो क्या होगा उससे? ह्यूमन स्ट्रगल शुरू हो जाएगा, आपस में संघर्ष, ठीक है ना, खाने को पाने के लिए। तो ये बहुत खतरनाक ये तीनों चीजें। और इन तीनों हानिकारक प्रभाव को जो यूवी रेडिएशन के थ्रू हो रहे हैं, उसको रोकता कौन है बेटा? ये वाली लेयर, ओजोन लेयर। मैंने एक सेगमेंट बनाया, ये पूरी है चारों तरफ, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं कि हम इस सब की आज बात क्यों कर रहे हैं, ओजोन लेयर की हम बात क्यों कर रहे हैं। तो ओजोन लेयर की हमें बात करने की जरूरत इसलिए पड़ी बेटा कि जो ओजोन परत की सामान्यतः मोटाई होती है, ये थिकनेस, वो 300 डाप्सन के आसपास होती है। 300 डाप्सन के आसपास अगर उसका कंसेंट्रेशन है वायुमंडल में, तो हम ऐसा मानते हैं कि ये यूवी रेडिएशन को कंप्लीटली ब्लॉक कर देगी और पृथ्वी पे नहीं आने देगी। लेकिन बेटा जहां पे इस लेयर का जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और 220 डॉप्सन से नीचे गिर जाएगा, तो वहां पे हम उसको बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन, यानी ओजोन परत का क्षय हो रहा है। और कुछ बुक्स में या कुछ एक कॉमन टर्म में हम बोल देते हैं ओजोन छिद्र, ओजोन होल, ठीक है। कोई छेद नहीं होता है बेसिकली कि आर पार आप देख रहे हैं, बस एक वहां पे कंसंट्रेशन कम हो गया है, ठीक है। तो वहां से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो बेटा यहाँ पे फिल्टर होके नीचे आना, यूवी रेडिएशन बेटा शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इस ओजोन छिद्र के बारे में सबसे पहले ब्रिटिश टीम ने पता लगाया 1985 में बेटा, दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये वाला रीजन जो है अंटार्कटिका वाला रीजन है, इसमें पता लगाया। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो 1985 में ब्रिटिश टीम ने इसके बारे में पता लगाया। और जब पता लगाया तो बेटा ये बहुत खतरनाक चीज है। क्यों? क्योंकि ये 3 इंपैक्ट ये कर रहा है, ठीक है। तो जैसे इसके बारे में पता लगा तो हम 2 चीज करेंगे भाई। अगर आपको फीवर है, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर 2 चीज करेगा, डायग्नोस करेगा और ट्रीटमेंट करेगा। तो हमने सबसे पहले डायग्नोस किया, कारण पता लगाया कि ओजोन लेयर में छिद्र क्यों हुआ, और दूसरा हमने क्या किया बेटा, साथ में ट्रीटमेंट, उसका उपचार करने की कोशिश की। तो जब हमने इसका डायग्नोस किया तो हमें कुछ कंपोनेंट्स मिलते हैं, केमिकल कंपोनेंट्स, जो इसके लिए जिम्मेदार थे। सबसे पहले बेटा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें कार्बन का एटम है, क्लोरीन का और एक फ्लोरीन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बेटा, इसका जो उत्सर्जन होता है मेनली बेटा एसी और फ्रिज, एसी और फ्रिज में जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है, सॉरी जो कूलेंट होता है, दो एक सेम साइकिल होती है एसी और फ्रिज में रेफ्रिजरेंट, तो उसमें जो कूलेंट होता है बेटा, उस कूलेंट के केमिकल रिएक्शन की वजह से CFC गैस का उत्सर्जन होता है, ठीक है। दूसरा बेटा एरोसोल स्प्रे, जो एरोसोल स्प्रे आजकल आप पेंट वगैरह ये सब देखते हैं, बड़ी बड़ी और जो फैक्ट्रीज होती हैं, कंपनी होती हैं, उनमें जो पेंट वगैरह होता है स्प्रे गन वगैरह से, ठीक है। तीसरा बेटा हेलोन्स,
हेलो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं तो मैं आपको साइंस वाली जब सीरीज शुरू करेंगे उसमें बताऊंगा, ब्रोमीन, क्लोरीन वगैरह, ठीक है, ये सब हेलोस होते हैं। और बेटा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये बेसिकली एसी में ही एज ए कूलेंट यूज होता है, ठीक है। तो ये सब मेन रीजन थे जो हमें पता चले डायग्नोस करने पर कि ओजोन लेयर की थिकनेस को कम करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। अब यहीं से बेटा हम उपचार यानी ट्रीटमेंट में बात करेंगे। तो हमें जैसे ही 1985 में ब्रिटिश टीम ने पता लगाया, तो 1985 में बेटा हमने यहाँ पे एक ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक कन्वेंशन की जिसको बोलते हैं वियना कन्वेंशन। और इसी कन्वेंशन के थ्रू एक 1987 में एक प्रोटोकॉल निकल के आया बेटा जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है बेटा, इसमें कई सारे एनेक्स बने हुए हैं, एनेक्स 1, 2, 3, क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज हैं, ऑब्वियस सी बात है कि जो डेवलप कंट्रीज होंगी वहाँ पे इसका जो एमिशन होगा वो भी ज़्यादा होगा। भाई जो डेवलप कंट्रीज होंगी वहाँ फैक्ट्रीज ज़्यादा होंगी, इंडस्ट्री ज़्यादा होगी, शहरीकरण ज़्यादा होगा, अर्बनाइजेशन, तो वहाँ पे बेटा AC, फ्रिज ये सब भी ज़्यादा यूज़ होंगे, केमिकल का कंपाउंड्स। तो जब वो ज़्यादा उत्सर्जन करेंगे तो जिम्मेदारी भी तो ज़्यादा लेनी पड़ेगी ना उन्हें। तो इसमें जो कंट्रीज हैं उन्हें अलग अलग तरीके से जिम्मेदारी दी गई है। उसके बाद यहीं से बेटा 1989 में ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये इम्प्लीमेंट होता है, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। इसके बाद बेटा 2016 में एक किगाली समझौता आया, किगाली समझौता, ये भी बेटा ओजोन परत के क्षय, ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड था। और 2019 में बेटा इस किगाली समझौते में एक संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, किसके द्वारा बेटा? EU द्वारा, यूरोपियन यूनियन द्वारा। और यूरोपीय यूनियन ने जो इसमें संशोधन किया था बेटा, इस संशोधन को 2021 में हमारी भारतीय संसद यानी भारतीय संसद ने इसे अपना अनुसमर्थन देकर इसको पास कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा हमने एक तरीके से इसका उपचार हम लेके आए। और साथ में जो CFC था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो सबसे ज्यादा रोल निभा रहा था ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए, उसके रिप्लेस करके हम लेके आए HCFC। लेकिन इसके साथ भी दिक्कत है, इससे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी सही है और ओजोन लेयर डिप्लीशन में भी ये रोल कहीं ना कहीं करता है, थोड़ा कम करता है लेकिन करता तो है ही। तो अब हमारा जो एम है 2030 तक, मैं इंडिया के टर्म में बात कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया के रेफरेंस में आपसे पूछेगा, वर्ल्ड के रेफरेंस में अलग अलग कंट्रीज के लिए एनेक्स में अलग अलग बना हुआ है ना, तो इंडिया के रेफरेंस में 2030 तक भारत का लक्ष्य है बेटा कि वो ये जो HCFC है इसको भी पूरी तरह बैन कर दे, ठीक है। तो ये सब बात हुई है। ओजोन गैस कहाँ पे है, कहाँ पे पाई जाती है, ओजोन लेयर किस तरह मापते हैं, कैसे मापते हैं, क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या है, ओजोन की थिकनेस क्या है, ओजोन होल क्या है, कहाँ पे इसके बारे में पता चला और कारण क्या है। तो वो सब कारण है और ये सब उसके बेटा हम उपचार लेके आए हैं, ठीक है। इसी ओजोन परत के संरक्षण को या ओजोन परत के क्षय को संरक्षित करने के लिए हम एक दिवस मनाते हैं 16 सितंबर में, ओजोन परत संरक्षण दिवस। एक छोटा सा टर्म्स और देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ओजोन हेलो। ओजोन हेलो क्या होता है बेटा? जहां पे लोअर एटमॉस्फेयर में, लोअर एटमॉस्फेयर मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सौरमंडल की ऊपरी सीमा की, ये सौरमंडल की सीमा है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। तो लोअर एटमॉस्फेयर में जहां पे बेटा ओजोन गैस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, जरूरत से ज्यादा भी तो चीज खतरनाक होती है ना, तो जहां पे ओजोन का जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन वो बेटा अगर ज्यादा है लोअर एटमॉस्फेयर में तो उसको हम बोलते हैं ओजोन हेलो। ओजोन होल अलग है और ये ओजोन हेलो, ठीक है। तो ओजोन हेलो के बारे में बेटा सबसे पहले किसने पता लगाया? J.W. कैंट मूर, इन्होंने पता लगाया। कहां पे बेटा? ये पता लगाया इन्होंने तिब्बत के पठार के ऊपर। इन्होंने बताया कि वहां पे ओजोन गैस जो है उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा है और ये अगर ज्यादा है
तो इसके भी कुछ इम्पैक्ट्स हैं, इसी वजह से हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इससे जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर कोई इंसान उस रीजन में बहुत लंबे समय तक रहता है तो जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो बेटा स्किन रैशेज, ठीक है, साथ में बेटा लंग इन्फेक्शन, यानी फेफड़ों में इन्फेक्शन वगैरह फील हो सकता है, और बेटा थोड़ा सा एंजाइटी वगैरह की प्रॉब्लम, ये सब इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये ओजोन हेलो के बारे में। तो कुल मिला के मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बेटा ओजोन का फॉर्मूला पूछ लेता है, खोज कब हुई, किसने की, मापते कैसे हैं, डॉप्सन यूनिट में, ठीक है। उसके बाद ये पूछ लेते हैं कहाँ पे पाई जाती है। देखो एग्जाम में अगर 4 ऑप्शन देता है कि ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है, तो जो मेजर पोर्शन है वो कहाँ पाया जाता है बेटा, समताप मंडल में। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, समताप मंडल, ठीक है, क्योंकि 90% पोर्शन यहीं पे पाया जाता है। दूसरा एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछता है ओजोन परत की पृथ्वी की सतह से औसत ऊंचाई कितनी है। तो औसत अगर हम ऊंचाई देखें तो 12 से 18 किलोमीटर ये है, और इधर आगे की तरफ भी है। तो जो औसत ऊंचाई है बेटा वो हम मानते हैं लगभग 20 से 22 किलोमीटर। ओजोन परत की जो अवस्थिति है पृथ्वी की सतह से वो 20 से 22 किलोमीटर है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछता है ये। और दूसरा बेटा फिर हम आते हैं यहाँ पे पराबैंगनी विकिरण के बारे में पूछता है, पृथ्वी पर जीवों के लिए सबसे हानिकारक कौन सा है, और बेटा सूर्य से निकलने वाला सबसे हानिकारक कौन सा है, ठीक है। उसके बाद यूवी रेडिएशन के हानिकारक प्रभाव पूछ सकता है। साथ में बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है ओजोन छिद्र सबसे पहले किसने पता लगाया, कहाँ पे पता लगाया, किस ईयर में पता लगाया। तो 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलते हैं। उसके बाद बेटा सीएफसी के बारे में पूछता है, ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमेशा पूछता रहता है, ठीक है। कहां से निकलती है, एसी और फ्रिज से, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म पूछता है सीएफसी की, ठीक है। उसके बाद ओजोन हेलो का पूछ लेता है कि किसने इसके बारे में पता लगाया। तो जेडब्ल्यू कैंटमूर ने इसके बारे में पता लगाया, कहां पे, तिब्बत के पठार के ऊपर। और उसके बाद बेटा ये सब जो कन्वेंशन है ये आपको देखनी पड़ेगी। इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वेरी इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं, वियना कन्वेंशन भी 2-3 बार पूछ चुका है। और बेटा इंप्लीमेंटेशन नहीं पूछता है, लेकिन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, ये पूछ लेता है। 2016 की गाली संशोधन पूछ लेता है। तो बेटा ये पूरा ओजोन लेयर के बारे में मैंने आपको बताया है। तो मेरे हिसाब से पर्यावरण का एक चैप्टर आज फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसके बाद पॉल्यूशन देखेंगे। ये तीनों को फिनिश करने के बाद हम पूरे ये जो 4 चैप्टर्स हैं पर्यावरण को बहुत अच्छे से इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि ये आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हैं। ये बेसिकली कोई एक चैप्टर, एक ही, ये 4 चैप्टर नहीं है, बेसिकली एक ही चैप्टर माना जा सकता है। ये आपस में इस तरीके से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए बुक में एक लैंग्वेज में दे दिया जाता है इंडेक्स में, ठीक है। तो बेटा आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन इसमें से लगाने हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको कहीं से भी कुछ भी मिलते हैं। मैं समझता हूँ कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आज के लेक्चर को में से कवर ना हो रहा होगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं। और बेटा चैनल को, क्योंकि अब दोबारा है इस पर, तो थोड़ी सी मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस लेक्चर को अगर आपको लगता है कि बेनिफिशियल है, और आगे आपके कुछ फ्रेंड्स हैं या जो भी आपका सर्किल है उसमें अगर ये बेनिफिटेड है। क्योंकि अब मैं ऑफलाइन क्लासेस कहीं पे भी नहीं ले रहा हूँ, केवल ऑनलाइन ही इसी प्लेटफॉर्म पे मैं रहूँगा। तो आप लोग इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।